हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रिंस सर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने छोटे से प्यारे से चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल हम लोगों के कोचिंग में टेस्ट हुआ था और टेस्ट में बहुत सारे बच्चों का एग्जामिनेशन बढ़िया गया। तो बहुत सारे ऐसे भी थे जो बोल रहे थे सर कहां से क्वेश्चन दिए थे। अरे क्वेश्चन तो आपकी कॉपी से ही था, आदत बिगड़ गई है आपकी। आप बस पढ़ना शुरू कर दिए गेस पेपर से, आप पढ़ना शुरू कर दिए हैं दोस्त ऐसे जगह से जो जरूरी नहीं है। आपको पढ़ना चाहिए कहां से? आपको पढ़ना चाहिए आपकी कॉपी से, आपको पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी किताब से। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, गेस पेपर शॉर्ट तरीका निकाल लेते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण से खामियां भुगतनी पड़ रही हैं, जो कि बहुत सारे लोग भुगते हुए हैं। आइए उस टेस्ट का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। उस टेस्ट के हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते हैं और आप लोग मिला लीजिए कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है, कितना क्वेश्चन गलत किया है। तो आइए दोस्त क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे आप देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर होता है, एकदम एक वेक्टर होता है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में नहीं है, यहाँ माइनस क्यू और कुछ दूरी पर प्लस क्यू, ये मिडिल पॉइंट ओ, यहां से यहां तक एल, यहां से यहां तक एल, दोनों के बीच का 12। ये जो सिस्टम है इसको विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 12 होता है। और इसकी जो डायरेक्शन होता है, इसका जो दिशा होता है, ये तो परिमाण है, इसकी जो दिशा होती है Q से जो दिशा होती है वो माइनस क्यू से कहां होती है, प्लस क्यू की ओर होती है। तो ऑप्शन में ढूंढ लो उसको, ऋण से धनावेश की ओर, और ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर। क्लियर दोस्त, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं दोस्त। बहुत आसान सवाल है, बस आप लोगों ने फॉल्ट वहीं किया था जहां वहीं गेस पेपर वाली बात है ना, गेस पेपर वाली बात ही फॉल्ट थी। तो देखो दोस्त, धातु के दो समरूप गोले, दो गोले हैं, धातु के दो समरूप गोले, पंखा बंद कीजिए। धातु के दो समरूप गोले मतलब एक जैसे, ये एक गोला और एक ये गोला, दो गोला है, समझ गए भाई। साइज में दोनों बराबर है। कह रहा है कि एगो पे प्लस क्यू दिया गया और एक पे माइनस क्यू दिया गया। समझिएगा केवल बात को, एक पे प्लस क्यू दिया गया, दूसरे पे क्या दिया गया, माइनस क्यू दिया गया। अब दोस्त, अब प्लस क्यू ये कैसे हुआ होगा, इस पे से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। आपको पहला चैप्टर में बढ़िया से पढ़ाया होगा, इलेक्ट्रॉन निकलता है तब जाके धनावेश बनता है। इलेक्ट्रॉन निकला होगा और यहां पे इलेक्ट्रॉन आकर मिला होगा, इलेक्ट्रॉन मिला होगा। अब एक बात बताओ, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो अपना द्रव्यमान लेके निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन मिला मतलब इलेक्ट्रॉन जब मिलेगा ना तो अपना इलेक्ट्रॉन जो है द्रव्यमान लेके मिलेगा। तो यहां पर द्रव्यमान कम हो जाएगा और यहां पर द्रव्यमान बढ़ जाएगा। यहां पर द्रव्यमान मास कम, यहां पर मास ज्यादा। तो पढ़ो ज्यादा, दोनों गोलों का द्रव्यमान बराबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। धनावेश का जो है कम होगा, ऋणावेश का ज्यादा होगा। धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। यस, धनावेशित गोले का द्रव्यमान जो है, धनावेशित गोला जो है पॉजिटिव वाला, उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा और जो ऋणावेशित है उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो मिल गया रास्ते में आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्लियर है? ओके दोस्त, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो दोस्त, क्या कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है एक गोले पर, ठीक है ना। ये गोला ले लिया हमने, इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, ओके। और इसके गोले पर कह रहा है ना कि चार्ज दे दिया है 2 माइक्रोकूलम, जबकि एक और गोला है बगल में, इस गोले की त्रिज्या कितनी दे दी, 5 सेंटीमीटर, और इस गोले पर 5 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया हुआ है ना। तो क्या कह रहा है, गोले के केंद्रों से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, दोनों से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां से भी 10 सेंटीमीटर और यहां से भी 10 सेंटीमीटर, दोनों जगहों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताएं, है ना। अनुपात पूछ रहा है, इसका E1 नाम दे देते हैं, इसका E2 नाम दे देते हैं। तुमको मालूम है कैसे होता है ये, देखो यहां पर एक बात बता दे तुमको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जो बोल देते हैं K, Q/r²। Q के जगह पर कितना, 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁻⁶। अब आटा में r का स्क्वायर, बबुआ ये r है, कितनी दूरी पर निकालना है, ये r है, कितनी दूरी पर निकालना है, 10 सेंटीमीटर पर 10 सेंटीमीटर पर, मतलब दोनों जगहों का r क्या है आपका, बराबर। तो जब बराबर है तो हम यहाँ पर r² दे देंगे। सेम चीज यहाँ पे निकालो, k का k, q के जगह पे 5 माइक्रोकूलम, है ना दोस्त। अब आटा में डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर तो उसको भी r²। अब दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो भागा दे दो, दोनों का जब अनुपात पूछ रहा है तो भागा दे दो, कुछ करो मत। k 2 × 10⁻⁻⁶/r², फिर से भागा दे दो, k
5 गुना 10 के पावर -6 बटा में आर स्क्वायर। देखो ना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, के से के, 10 के पावर -2 10 के पावर -6, और ये आपका आंसर आ गया दोस्त 2/5। कितना आ गया? 2/5। तो आप आराम से इसको ऐसे बोल सकते हो कि सर हमारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात होगा वो 2 कितना होगा? 5 होगा। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और हमारा क्वेश्चन नंबर आया 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है प्यारे भाई? एक आवेशित गोलीय चालक में, आवेशित हालांकि गलत लिखा गया है, इसमें तलाबे स होगा। एक आवेशित गोलीय चालक में विद्युत क्षेत्र, ये गोला है। पहले मैं सवाल के ऑप्शन पढ़ने के पहले इसके बारे में आपको ब्यौरा दे दूं। ये आवेशित गोला है, और अब ध्यान दीजिएगा, आवेशित गोला के भीतर जब भी आप विद्युत क्षेत्र निकालोगे तो हमेशा 0 मिलेगा। आवेशित गोला के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा 0 होगा, और सतह पर 0 नहीं होगा। इसके अंदर 0 होगा, इसके बाहर 0 नहीं होगा। और इसके बाहर जैसा जैसे आप दूरी बढ़ाओगे, क्योंकि ई का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी आर स्क्वायर पे, ई समानुपाती 1/r²। तो यहां पे क्या कहा जाएगा भाई कि गोले के भीतर शून्य होता है। शून्य में देखो ये सारा जगह क्या होगा? तालाब जैसा होगा, कोई बात नहीं। गोले के भीतर शून्य होता है, ऑफकोर्स शून्य होता है। गोले के बाहर भी शून्य होता है? नहीं, गोले के बाहर शून्य नहीं होता। गोले के बाहर जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 q/r के हिसाब से चेंज होता है। गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी बढ़ाने के साथ कम होता है। हाँ, दूरी बढ़ाने के साथ कम होता है। ये काफी हद तक सही है, काफी हद तक सही है, लेकिन एग्जैगरेट एकदम क्लियर नहीं है। ये वाला दूरी के वर्ग के हिसाब से घटता है। अगला देखो, गोले के भीतर शून्य होता है, एकदम गोले के भीतर शून्य होता है, तथा गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता है। ऑफकोर्स ये वाली चीज दूरी के वर्ग के हिसाब से कम होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्त? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, और ये क्लियर हो गया। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से, देखिएगा धातु के आवेशित, ये देखो ये आवेशित गोला का पृष्ठ है, और अब इसके केंद्र की ओर जाओ। अरे भाई कहीं जाओगे, अब इसके भीतर तो हर जगह तुमको शून्य नहीं मिलेगा। गोले के भीतर कहीं जाओगे उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर। ना 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 ना, घटता है, ना ना ना, बढ़ता है, ना ना ना, सर्वत्र शून्य रहता है जी। गोले के भीतर प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है दोस्त? शून्य होता है। इसमें एकदम बेहिचक होकर काम करिए, शून्य होता है। धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से, ये पृष्ठ से जहां भी अंदर आइएगा हर जगह आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य मिलेगी। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, R1 तथा R2 त्रिज्याओं के 2 चालक गोलों के पृष्ठ घनत्व समान है ना? दोनों के पृष्ठ घनत्व समान है। ये देखिए एक गोला ले लिया, R1 इसका है त्रिज्या, एक गोला और है, इसका त्रिज्या हमने ले लिया R2, है ना? अब ये छोटा है तो इस पर आवेश बड़ा हुआ होगा, ये बड़ा त्रिज्या होगा तो इस पर आवेश कम होगा, तभी तो जाके, क्योंकि पृष्ठ घनत्व तो होता है q/a, q/πr1² इसका हो जाएगा, और इसका हो जाएगा q2/πr2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा सिग्मा। कह रहे दोनों का जो है ना, दोनों का जो क्या बोल रहे हैं, R1 तथा R2 त्रिज्याओं के 2 चालक गोले के पृष्ठ घनत्व तो समान है, मतलब दोनों का सिग्मा बराबर है। ये और तो देख लो, यहाँ से काम कर लेते हैं, q1/π R1 का स्क्वायर, देखो यहाँ बड़ा R दिया है तो हम लोग बड़ा R ले लेते हैं, बराबर q2/π R2 का स्क्वायर। ये दोनों आपस में बराबर है। तो क्या कह रहा है कि पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? दोनों के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? तो एक बात दिमाग में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है आवेश के समानुपाती होता है, जितना उस पर आवेश होगा उसी के हिसाब से होगा। तो देखो ना, पाई से पाई हो जाएगा, q1/q2 जो आएगा वो R1 का स्क्वायर बाई R2 का स्क्वायर पे होगा, और ये जो होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होगा। ये किसके समानुपाती होगा? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी हमारी त्रिज्याओं के वर्ग के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे देख लो R1 का स्क्वायर बाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं दोस्तों, 7वें नंबर की ओर। 7वें नंबर भी कुछ ऐसा ही होगा, देख लो, सेम टू सेम। अब की बार Q1 तथा Q2 का अनुपात होगा। अभी तो Q1/Q2 ही आया था,
Q1 बाई Q2 बराबर तुम्हारा अनुपात सेम टू सेम तो आया था, R1 का स्क्वायर बाई R2 का स्क्वायर, और यहीं से मैंने बोला था कि ये जो हो जाएगा E1 बाई E2 के हिसाब से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सेम चीज मैंने बोला। तो ये वाली चीज अब की बार पूछ दिया है तुमसे। देखो R1 तथा R2 उन पर आवेश क्रम से Q1 Q2 है, गोलों के पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो समान है, Q1 तथा Q2 का अनुपात होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। समझ आया? एक क्वेश्चन से दोनों हो जाते हैं, अगर आप ध्यान दिए होते तो एक जगह से दोनों हो जाते हैं। दम ही नहीं है क्वेश्चन में, दम ही नहीं है क्वेश्चन में, एकदम आसान है, वेरी। चल भाई यहाँ पे अब थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, R मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर एक गोला है और इस गोला का केंद्र ये रहा, R मीटर त्रिज्या है। कितना मीटर त्रिज्या है दोस्त? R मीटर त्रिज्या है। Q कूलम्ब आवेश रखा गया है, यहां पर Q कूलम्ब आवेश रखा गया है। यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, यदि गोले की त्रिज्या कितनी कर दी जाए? दोगुनी, है ना दोस्त? गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दो, 2R करने के लिए बोल रहा है, गोले की त्रिज्या 2R ले कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, 2R। और आवेश का मान आधा Q/2, है ना? तो यहाँ पे गॉस थ्योरम लगेगा दोस्त। गॉस थ्योरम कब लगता है? जब कोई आवेश बंद पृष्ठ के भीतर हो, और यहाँ पे Q इस बंद पृष्ठ के भीतर है, तो ऐसे में हमारा जो फ्लक्स का मान होता है यहाँ पर Q/ε0, और यहाँ पर जो फ्लक्स होगा फाई बराबर Q/टोटल Q/2 इंटू ε0। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा Q/2 ε0। तो देख लो भाई, टोटल चार्ज का 1/ε0 गुना, तो टोटल चार्ज कितना है? Q/2 है, तो हमारा आंसर Q/2 ε0, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ये सारे पेपर जो है ना आपके बहुत आसान थे, बस आपको कॉपी पढ़ना था दोस्त। कॉपी पढ़ते तो आपको मजा आ जाता, सारे के सारे करके आते, लेकिन कॉपी नहीं पढ़िएगा तो मजा नहीं आएगा, है ना? चलिए, तो यहाँ पे क्या करें, एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है। विद्युत द्विध्रुव का मतलब समझ ही रहे हो, एक बंद गोला ले लिया हमने, और बोल रहा है कि इसके भीतर n विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। यहाँ पर एक -q और एक +q, फिर उसी तरह यहाँ पर एक -q एक +q, अरे जो भी हो, बहुत सारे n है। यहाँ पर टोटल चार्ज बताओ ना, -q और +q जोड़ोगे 0, -q +q जोड़ोगे 0, और भी जितने सारे सबको जोड़ोगे सबका आएगा 0, मतलब कि भीतर जो आ जाएगा Q नेट आ जाएगा तुम्हारा 0। भीतर कितना आ जाएगा? Q नेट आ जाएगा 0। अब जो फ्लक्स निकालते हैं हम लोग, फाई बराबर क्या होता है? Q नेट बटा में ε0 होता है। Q नेट कितना आया तुम्हारा? अरे एक विद्युत द्विध्रुव भी अगर गोला का भीतर होना तो +q -q जोड़ोगे 0 आ जाएगा, 2 होगा तब भी 0, 10 होगा तब भी 0, तब भी 0, भी 0। तो Q नेट जब 0 तो फ्लक्स तुम्हारा कितना आ जाएगा? 0 बटा ε0, और हमारा आंसर होगा 0। तो कौन सा होगा भैया यहाँ पर? डी नंबर ऑप्शन, 0। समझ आया? यस सर। चलिए, इन सब सवालों में इतना टाइम हम लोग वो कर रहे हैं, बट ये सवाल आप लोगों से खुद से होने चाहिए थे। ये सवाल, हाँ एक दो सवाल मानते हैं प्रैक्टिस के दौरान आपको थोड़ी सी समस्या होगी, लेकिन ये सवाल आसान वाले सवाल हैं, मजा आने वाले सवाल हैं, आपको होने चाहिए। कॉपी पढ़े होते लाइन बाय लाइन होता। निर्वात की विद्युतशीलता, देखो यहाँ पे ε0 थोड़ा गलती लिखा हुआ है, ε0 ऐसे होता है। निर्वात की विद्युतशीलता, और हर जगह ये ध्यान देना थोड़ा सा, तलाभ्यसक के मूर्धनी शब्द दे दिया तलाभ्यसक के जगह पे। एसआई मात्रक, ε0 का एसआई मात्रक क्या होता है? देखो ε0 का जो एसआई यूनिट होता है वो के यानी कि जो आप यहाँ पर देखते हो ना 1/4 पाई ε0, इसका उल्टा होता है, यानी कि इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो पलट दो ना इसको, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको और समझो, कूलम्ब का स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और मीटर इनवर्स 2। देखो तो ये वाला कहाँ मिल रहा है तुमको? कूलम्ब का स्क्वायर नहीं है, कूलम्ब का स्क्वायर नहीं है, ये दोनों खत्म। कूलम्ब का स्क्वायर नहीं है, कूलम्ब का स्क्वायर है, न्यूटन का इनवर्स है, मीटर का इनवर्स 2 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। ओके, चलिए जल्दी से इसको करके हम लोग मिला लेते हैं, ताकि आप लोग तुरंत का तुरंत पता कर लें। टॉपिक का नेक्स्ट वीडियो, जैसा लाइट हम लोग जो वीडियो पढ़ रहे हैं लाइट ऑनलाइन, उसको वीडियो मैं कल डालूंगा। अभी ये केवल मैं आज मिला देता हूं, ताकि आपको खुद से मालूम चल जाए कि मैंने कहाँ फॉल्ट किया था, कहाँ पे दिक्कत हुई थी हमें, है ना? ओके, यहाँ पे देख भाई, दो विद्युत आवेशों को पहले वायु में, दो विद्युत आवेश था, एक Q1 ले लो और एक Q2 ले लो, है ना? अब पहले एयर था, इनके बीच में पहले क्या था? एयर। तो पहले इनके बीच में जब एयर था तब बल मान लो F लग रहा था। अब क्या कह रहा है कि K परावैद्युत वाले माध्यम में रख दिया, तो अब जब आप उसको किसी परावैद्युत वाले माध्यम में रख दोगे ना, तो बबुआ बल जो है ना कम हो जाता है। और कितना गुना कम होता है बबुआ? कितना गुना कम होता है? K गुना कम होता है। क्या होता है? K गुना कम होता है। जितना K आप नियतांक में रखे होंगे, परावैद्युत नियतांक में, उतना गुना कम हो जाएगा। तो देखो F एयर में F था, और F मीडियम में कितना आ गया? F मीडियम में F/K आ गया। F से F को खत्म, K चला जाएगा ऊपर, K/A, दोनों बलों का जो अनुपात होगा कितना हो जाएगा? K अनुपात 1। देख लो ऑप्शन, K अनुपात 1 आंसर। कितना लॉलीपॉप है, हलवा है ना? हलवा, एकदम हलवा है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई।
बहुत आसान, तुम लोग तो एकदम गड़बड़ कर दिए यार, इतना आसान सवाल तुम लोग बोल रहे थे हार्ड है, हैं? छी। 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? अरे भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q बराबर ए नहीं, जब भी तुमको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना हो Q में E से भाग दे दो। Q कितना दिया है? 8 कूलम दिया है, तो 8 ले लो यहाँ पे। E का मान कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर -19। एक काम कर भैया, ये माइनस दशमलव उड़ाओ और नीचे दे दो, तो वहाँ पे ऊपर दे दो। ये 16 से 5 मर्त में खत्म हो गया, 5 का 5 और 10 के पावर -19 ऊपर भेजो, 10 के पावर 19। तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? ये ऋणावेशित है, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन आके मिला हुआ है, इतना इलेक्ट्रॉन आके क्या हुआ है? उस पर आके मिला हुआ है। तो हमारा आंसर होगा 5 गुना 10 के पावर 19 और ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्त, ओके। 13 नंबर में आते हैं दोस्त। यहाँ पे 13 नंबर देखो, 5 कूलम के 2 बराबर, 5 कूलम के 2 बराबर एवं विपरीत, यानी कि यहाँ पर -5 कूलम तो यहाँ पे +5 कूलम, दोनों को एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव गुण बताएं। P बराबर, विद्युत द्विध्रुव गुण का मतलब क्या बताना है? P बराबर, और P बराबर होता है Q × 2L। Q के जगह पे मतलब इन दोनों में से किसी एक को ले लो, 5 को ले लिया। 2L का मतलब इन दोनों के बीच का दूरी 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को क्या करो, नीचे भाग दे दो, 50 25, 25 बटा में 100, बटा में 100 ऊपर आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो देखो इतना कूलम मीटर, देखो ऑप्शन में कितना है? 25 × 10⁻² कूलम मीटर, ऑप्शन नंबर ए। अरे यार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारा का सारा, ये सारा बोर्ड के एग्जामिनेशन ऐसे आता है, हलवा आता है, थोड़ा सा पढ़ोगे हिला कर रख दोगे, है ना। अब देखो, वायु में 2 धनावेश के बीच, वायु में, अभी मैंने बोला ये बात, अभी ध्यान से सुना होगा ना, सारे आंसर तुमको मिल जाएंगे। वायु में 2 धनावेश के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा? जब भी 2 आवेश को हवा में रखते हो तो बल सबसे ज्यादा लगता है, और जब उन्हीं आवेशों को पानी में, किरासन तेल में, गोबर में कहीं भी रखोगे ना तो बल कम होगा। क्या होगा? बल कम होगा। तो यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ रख दीजिएगा दोनों के बीच में, तो बल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा, 2 आवेशों के बीच में बल सबसे ज्यादा कब लगता है? जब उनके बीच में क्या हो? हवा हो, है ना। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं दोस्त। यहां पर जो क्वेश्चन है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करता है। देख भाई, यहां पर याद कर ले तू जरा, ये सवाल बहुत पूछता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन या आवेश विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा तो परवलयाकार पथ पर गति करता है। ये मैंने तुमको क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताया था। क्या बताया था मैंने? जब एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करता है, अभिलंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का गमन पथ जो होता है पैराबोलिक होता है, परवलयाकार होता है। तो यहां पर देख लो आंसर डी नंबर। लेकिन यहीं अगर इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में अगर लंबवत प्रवेश कर गया होता तो आंसर तुम्हारा वृत्ताकार होता। समझ रहे बात को? अगर यही आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 90 डिग्री के एंगल पे एंटर किया होता तो वो लंबवत ऐसे 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 घूम गया होता। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र में, ये देखो विद्युत वृत्तीय क्षेत्र ये है, वृत्तीय पथ जो है ये है, लेकिन परवलयाकार ये है ना। तो अभी विद्युत क्षेत्र में जब इंटर करेगा 90 डिग्री पे तो ऐसे जाएगा, और यही चुंबकीय क्षेत्र अगर दिया रहता तो वृत्ताकार हो जाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। सर कितना आसान लग रहा है, हम लोग पेपर दे रहे थे तो इतना टफ लग रहा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। अरे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज, अब वोल्ट का मतलब वोल्टेज, और ये फॉर्मूला होता है W का। W का मतलब होता है कार्य। देखो ऑप्शन में कार्य है, ऑप्शन में कार्य कहीं नहीं है, और कार्य ही ऊर्जा होता है। मतलब देखो तो ऊर्जा है कहीं, देखो ऑप्शन में ऊर्जा है कहीं? हाँ सर ऊर्जा तो दिख रहा है डी नंबर ऑप्शन में, तो सीधे से धाक से कर दो, है ना। क्या देखा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन होता है चार्ज और वोल्ट माने वोल्टेज है। तो चार्ज और वोल्टेज को जो मल्टीप्लाई करोगे तो W मिलता है, और W कार्य होता है और कार्य ही ऊर्जा होती है। तो हमने अगर कार्य होता तो कार्य मार देते, ऊर्जा है तो ऊर्जा मार देंगे। समझ गया बात को? चलिए देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, ये ऊर्जा और यही ऊर्जा उसमें भी हो सकती है। तो अगर ऑप्शन में अगर दोनों ना हो और ऑप्शन में अगर तीसरा दिखे ना तो आप उसको भी कर देना। ठीक है, चलिए बढ़िया। अगला क्वेश्चन दोस्त, ये आप देखिए क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र ई द्वारा विद्युत विभव के बीच, विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव के बीच संबंध आप लोग याद करिए, क्लास में आपको बताया गया था। E बराबर -dV/dr या E बराबर -dV/dx, ये R ये X कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जब वोल्टेज में आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, जब विभव में आप दूरी से भागा देते हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है। और देखो इस सब में है, यहाँ पर dr/dv है, नहीं होगा dv/dr हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ निगेटिव होता तो, लेकिन निगेटिव नहीं है। यहाँ पर देखो E/dr सेम है, यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ निगेटिव नहीं है, ये भी नहीं होगा। देखो यहाँ पर dv/dr भी है, निगेटिव भी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी होगा।
चलिए भैया अगला में बढ़ते हैं। देखो सवाल सर पकड़ के बैठे, कितने सर आता था लेकिन नहीं मार पाए। किसी इलेक्ट्रॉन को, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये दोनों के बीच की दूरी, एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक पास लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। पहले तो समझ लो कि निकाय की स्थितिज ऊर्जा जो आर होता है, पहले तो ये समझ लो। मतलब कि दूरी बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा घटेगा, और दूरी घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। अब क्या कहता है, पास लाने पर, पास लाओगे तो दूरी घटेगा ना जी, दूरी घट रहा है, जब दूरी घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो देखो जब जब तुम करोगे ना, जब जब तुम दोनों को पास लाओगे, दूरी घटाओगे, तो उनके बीच की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, और हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलो भैया 19 नंबर में आते हैं। 19 नंबर की कहानी क्या है, वैद्युत धारिता का मात्रक। वैद्युत धारिता का मात्रक मतलब कि यहाँ पर C का मात्रक, C बराबर क्या होता है, Q बाई V होता है, Q बाई V होता है। Q का हो गया कूलम और इसका हो गया वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, और ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्या यार, कितना आसान आसान सवाल है। आ जाओ। ए त्रिज्या के किसी पृथ्वी गोले चालक की धारिता, एक गोला है, इसकी त्रिज्या ए है। याद है जब धारिता निकलवा रहे थे कि किसी आवेशित गोले की धारिता कितनी होती है, और उस समय आपको ये फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। अगर त्रिज्या ए है तो ए, त्रिज्या आर है तो आर। याद आया, कॉपी पढ़ा होता ना तो सारी चीजें याद होती। सर याद है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर याद है तो कमेंट करते रहो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। अभी जो है क्वेश्चन हमारा फिर से कह रहा है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। ये ई नॉट जो है ना भैया, एप्सिलॉन नॉट है। ई नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है। और तुमको याद है एक समांतर पर संधारित्र की धारिता का जो व्यंजक होता है ये होता है। यहाँ एक काम करो, एप्सिलॉन नॉट निकालने का कोशिश करो, C इंटू डी बाई ए। अच्छा एक काम करो, C का होता है फैराड, D का होता है मीटर, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर खत्म, हमारा आंसर फैराड पर मीटर। यानी कि एप्सिलॉन नॉट का एक और मात्रक होता है फैराड प्रति मीटर। और एक अभी अभी ऊपर आप देखे थे ये वाला चीज भी, ये भी क्वेश्चन पहले था, तो ये भी है, लेकिन ऑप्शन में उस तरह का नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन में फैराड पर मीटर है, तो हमारा जो आंसर होगा फैराड पर मीटर। क्लियर। 22 कितने क्वेश्चन दे दिए बे। अच्छा, एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है। चलिए C बराबर दे दिया 1 माइक्रोफैराड। तुमको मालूम है ना 1 माइक्रोफैराड का मतलब 10 के पावर माइनस 6 फैराड। उसकी त्रिज्या कितनी होगी, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बराबर 10 के पावर माइनस 6। ये देखो 9 गुना 10 के पावर 9 होता है इसका, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का हो जाएगा 1/9 गुना 10 के पावर 9 इंटू आर बराबर 10 के पावर माइनस 6। तो आर बराबर 10 के पावर माइनस 6 गुना 9 गुना 10 के पावर 9। तो हई देखो 10 के पावर 9 बा, हई देखो 10 के पावर माइनस 6 बा, दोनों जुड़ी, और जुड़ला के बाद हो जाए 9 गुना 10 के पावर 9 में से माइनस 6 जोड़ा तो हो जाए 3, यानी कि 9000 मीटर। 9000 मीटर माना है 9 किलोमीटर। तो देखिए तो यहाँ ऑप्शन में कौन सा है, 9 किलोमीटर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की कहानी है हमारी कि किसी संधारित्र की धारिता किस चीज पर निर्भर नहीं करती है। संधारित्र की धारिता देखो, फॉर्मूला होता है संधारित्र की धारिता का, क्या वो भी देख लेते हैं। संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। पहला नंबर क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा उतना ही ज्यादा धारिता होगी। दूसरी, क्षेत्रफल के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर घटाओगे तो धारिता बढ़ जाएगी, बढ़ाओगे धारिता घट जाएगी। तो मतलब कि प्लेटों के आकार पर, माने क्षेत्रफल पर, आकार किस तरह का है, अंतराल पर, और देखो प्लेटों की आकृति पर भी निर्भर करता है। गोल होगा तो अलग हो जाता है, सिलेंड्रिकल होगा तो अलग हो जाता है ना, आयताकार हो जाएगा तो अलग हो जाएगा। बस प्लेट पर कितना चार्ज है इस चीज पर कोई निर्भर नहीं करता है। तो भैया प्लेट की जो धारिता है, संधारित्र की जो धारिता है, किस चीज पर निर्भर नहीं करती है, तो वो है कि प्लेट पर कितना आवेश है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट 24 में हम लोग बात करेंगे किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युत नियतांक। हाँ, वैद्युत रोधी माध्यम का मतलब क्या है, कुचालक पदार्थ। और याद रखिएगा कुचालक पदार्थ जो होते हैं उसका परावैद्युत नियतांक हमेशा लार्जर देन 1, हमेशा लार्जर देन, याद रखिएगा इस बात को। कुचालक पदार्थों का परावैद्युत नियतांक जो होता है हमेशा 1 से बड़ा होता है। 0 होगा सर, नहीं होगा। क्या -3 होगा सर, 1 से बड़ा है, नहीं होगा सर। 0.7 ये भी 1 से छोटा है, ये भी नहीं होगा। 6 यस सर, ये हो जाएगा सर। समझ गए बात को। ये जब भी होगा परावैद्युत नियतांक किसी भी कुचालक पदार्थ का, लकड़ी का, गोबर का, पत्थर का, ईंट का, प्लास्टिक का, सब का 1 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। और इन चारों ऑप्शन में 1 से बड़ा केवल एक ही है, वो है 6। तो हमारा आंसर 6 हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु
यहाँ वायु, वायु को अपेक्षिक विद्युतशीलता वाले माध्यम से विस्थापित कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता, देखो क्या कह रहा है, जैसा ही संधारित्र है, देखो ना बैटरी का प्लेट, बैटरी में 2 प्लेटें होती हैं, प्लेटों के बीच में पानी भर जाता है, अगर पानी नहीं डालोगे ना उसमें तो बैटरी चार्ज नहीं होगा, वहीं समांतर पर संधारित्र है, और वहां पर हवा अगर रहे तो चार्ज नहीं होगा, उसकी धारिता घट जाएगी, लेकिन वहीं पर अगर हम पानी डाल देते हैं तो उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और बैटरी ज्यादा चार्ज, बैटरी में भीतर जितना पानी रहेगा ना उतना ही बढ़िया चार्ज होगा। क्या कह रहा है कि वायु के स्थान पर हम लोग अपेक्षित से विस्थापित कर दिया जाए, मतलब हवा के स्थान पर पनिया डाल दिया जाए, तो बताओ बैटरी ज्यादा चार्ज होगा कि कम, ज्यादा, मतलब कि संधारित्र की धारिता कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। सवाल आता है कई गुना बढ़ जाता है, तो अभी पिछले में बताया था मैंने कि जितना नियतांक वाला आप परावैद्युत डालोगे उतना गुना बढ़ जाएगा। आप कितना डाल रहे हो, के वाला डाल रहे हो, तो के वाला डालोगे तो कितना गुना बढ़ जाएगा, के गुना बढ़ जाएगा। क्लियर है, सिंपल सवाल है, बहुत ईजी सवाल है ये सारे, है ना, सवाल में तो दम ही नहीं है। और ये अगर आपका अपने से हो जाता ना, तो मैं अगर आपको जैसे ये सवाल 42 क्वेश्चन है, तो 42 क्वेश्चन में अगर जिनका 35 आ गया ना, समझ लो भैया मेहनत कर रहे हो। लेकिन अब 35 से कम, 30 से कम जो है ना, 30 से कम, वो बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हो। 64 समरूप बिंदु बूंदे, एक जैसा 64 को बूंद, देखो 64 को बारिश की बूंद है, 64, ये बड़ा फेमस सवाल है, बहुत फेमस सवाल है, इसलिए इसको दे दिए थे। 64 को बारिश की बूंद है, प्रत्येक की धारिता जो है ना दोस्त 5 माइक्रोफैराड है। मान लो ना कि एक और त्रिज्या प्रत्येक की आर होगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर जो है 5 माइक्रोकूलम है। अब देखो ये 64 मिलके एगो बड़ा बूंद बना दिया, मान लेते हैं उसका बड़का ई आर हो गया, 64 को छोटका मिलके एगो बड़का बना दिया, तो ये 64 के आयतन है बड़का, तो छोटका के आयतन 64 गुना एगो बूंद के आयतन 4/3 पाई आर क्यू बराबर एगो बड़का के 4/3 पाई आ बड़का आर क्यू, 4/3 से 4/3 पाई खत्म, हई आर निकाले चलम तो हई हो गई 4r, माने कि जो बड़का त्रिज्या होगा वो 4r के बराबर होगा, मतलब छोटे वाली बूंद की त्रिज्या का 4 गुना होगा। अब इसकी धारिता निकाल लेते हैं, सी इसकी जो धारिता आएगी, आप तो जानते हैं कि गोलीय चालक की धारिता को हम ऐसे निकालते हैं, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के जगह पे 4 इंटू छोटका आर, क्योंकि आर बराबर 4r है, 4 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू छोटका आर। अच्छा देखो है यहाँ देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटका आर किसके बराबर है, 5 माइक्रोकूलम के, तो यहाँ पे देखो 4 गुना उसके जगह पे 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, तो 5 का 20 माइक्रोकूलम, और आपका आंसर कितना हो जाएगा, 20 माइक्रोकूलम। समझ गए दोस्त, चलिए खूब बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अभी यहां पर हम बात करेंगे समान धारिता C वाले 3 संधारित्रों को पहले समांतर मैंने अपने ऐसे पहले जोड़ दिया, तो आपने पहले ऐसे अगर जोड़ा, सॉरी समांतर में है ना, तो श्रेणी है, समांतर में जोड़ दिया, पहले समांतर में आपने जोड़ा इस तरह से C वाले, तो C हो गया कुल मिला के 3C, समांतर क्रम में जोड़ा है, समांतर क्रम में C+C होता है, प्रतिरोध को उल्टा होता है, और फिर जोड़ दिया इनको श्रेणी क्रम में, फिर अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो 1/C + 1/C + 1/C ऐसे हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको अगर जोड़ोगे आप पलटोगे तो C/3 हो जाएगा, वो तो हो जाएगा C/3/C, लेकिन हम पलटेंगे इसको ना, तो पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, C/3। अब इनको भागा देना है, 3 3 जा 9, 9/1, 9 रेशियो जो होगा 9:1, है ना। तो ये देखो, चलिए दोस्त कोई अंतर नहीं है इन सवालों में, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। 64 माइक्रोफैराड, ये माइक्रोफैराड है, 64 माइक्रोफैराड वाले एक धारित्र की प्लेट पर इतना कूलम्ब आवेश है ना। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा, ये देखो तुमको Q दे दिया, कितना कूलम्ब वाला, 3 × 10⁻⁸ कूलम्ब, और ये माइक्रोफैराड धारिता C दे दिया 60 माइक्रोफैराड, मतलब 60 × 10⁻⁻6 फैराड। अच्छा अब कह रहा है आवेश बताया, ऊर्जा बताइए, तो ऊर्जा कैसे निकलता है, दोस्त, ऊर्जा निकलता है U बराबर Q²/2C, फॉर्मूला याद है तुमको, Q का स्क्वायर माने 3 × 10⁻⁸ गुना 3 × 10⁻⁸, अब बटा में 2 और C के जगह पर 60 × 10⁻⁻6 ले लो, कर लेते हैं इसको, कितना आसान आता है, हो जाएगा। कैसे होगा सर जी, 20 मर्त में खत्म,
ख़त्म ना। तो अब उसके बाद क्या करेंगे सर, कर लो, कितना होगा 3/40, 3/40, 10 के पावर -16 गुना 10 के पावर -6, 3/40 बबुआ, 3/40 गुना 10 के पावर -16, और ये 10 के पावर -6 ऊपर चला गया तो हो गया +6, हो गया 10 के पावर -10। अगर ये 40 को भी हम ऊपर भेज देते हैं तो 3/4 गुना 10 के पावर -11, और अब देखो तो 0.7 और उसके बाद 28 2 5 गुना 10 के पावर -11, 7.5 गुना 10 के पावर -12 जूल। इस तरह से आप कर सकते हैं इसको, है ना। तो ये देख लो, बस केवल कैलकुलेशन है, Q²/2C, Q का वैल्यू रख दिया, C का वैल्यू रख दिया, कटा दिया, सब कुछ कर दिया, है ना। तो कौन सा देख लो, डी नंबर, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 में। देखो तो कितना आसान है? जब ताप में वृद्धि होती है, ध्यान दो, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो दो चीजें, अगर चालक है तो प्रतिरोध कम होगा, और अगर अर्धचालक है, अगर चालक है तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तापमान बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, और अगर अर्धचालक है तो प्रतिरोध घट जाएगा। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है घटाक से। क्लियर? तुम लोग कैसा बदनाम करके रखा है, इतना आसान सवाल। एल्युमिनियम चालक है, एल्युमिनियम क्या है, चालक है, अगर इसमें ताप बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जर्मेनियम अर्धचालक है, इसमें तापमान बढ़ाइएगा प्रतिरोध घट जाएगा। आगे पढ़ो। एल्युमिनियम तथा जर्मेनियम के एक टुकड़े को T1K से T2K तक ठंडा किया जाता है, मतलब तापमान क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। यहां पर तापमान क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। दोस्त, तापमान घटाया जा रहा है, तापमान घटाने पर प्रतिरोध क्या होगा, इसका घट जाएगा। इसका भी तापमान घटाया जा रहा है, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा दोस्त, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो देखो, चालक का तापमान घटाने पर प्रतिरोध घट जाएगा और अर्धचालक का तापमान घटाने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो एल्युमिनियम का जो होगा प्रतिरोध घट जाएगा और जर्मेनियम का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो एल्युमिनियम का घटेगा, जर्मेनियम का बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। सिंपल है, एकदम सिंपल, चार्ट के जैसे निकाल देना, सारी चीजें क्लियरली आ जाएंगी। आ जाओ 31। तांबे के एक तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी गई। हाँ, ये सवाल में बहुत लोगों को कंफ्यूजन था। तांबे की एक लंबाई को खींचकर 1% की वृद्धि कर दिया गया तो प्रतिरोध में परिवर्तन होगा कितने प्रतिशत की, प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आओ ना पता करते हैं क्या होगा। देखो, सबसे पहली बात की प्रतिरोध की बात की जाए तो R बराबर ρ × L/A होगा। खींच कर बढ़ा दिया गया कितना परसेंट, 1%। तो लंबाई अब जो नया वाला आएगा वो L प्लस L का 1% बढ़ जाएगा। तो जब 1% बढ़ाएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 101 L/100। कर लो। अब देखो, खींच कर बढ़ाया गया, अब जितना परसेंट लंबाई बढ़ेगा उतना ही परसेंट क्षेत्रफल घटेगा। तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा A माइनस A × 1%, ये हो जाएगा 99 A/100। तो अब नया वाला प्रतिरोध निकाल लेते हैं, ρ × 101 L/100 इंटू बटा में 99 A बटा में 100 से 100 हो गया खत्म। नया वाला प्रतिरोध देखिए, नया वाला जो प्रतिरोध आप देखना चाहते हैं दोस्त वो देखिए, ρ × L/A और यहां पर 101/99। देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, बढ़ा है कि घटा है, सर नीचे छोटा है ऊपर बड़ा है, मतलब बढ़ा है। तो कितना बढ़ा है, आर माने परसेंट वृद्धि, बोलो परसेंट, R' में वृद्धि, परसेंट वृद्धि, क्या बोलेंगे, परसेंट वृद्धि। तो परसेंट वृद्धि कैसे निकलता है, बढ़ा हुआ चीज 101/99 इंटू ρ × L/A। पहले कितना था, ρ × L/A, अब बाटा में ρ × L/A और गुना में 100। तो देखो, ρ × L/A को ले लिया कॉमन, बच गया यहाँ पर 101/99 -1 अब बाई ρ × L/A इंटू में 100। तो देखो ना, खत्म हो गया ये पूरा का पूरा। तो 101 - 99 अब बटा में 99 और गुना में 100।
तो दोस्त यहाँ से 101 में से 99 घटाओगे 2, 2 गुना से 200, 200 बट्टा में 99। तो 200 बट्टा में 99 करो जरा, 200 बट्टा में 99 करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 2.02% के आसपास, 2.02% के आसपास। तो आप इसको एक्यूरेट कितना ले सकते हो, कितना ले सकते हो, 2%। तो देखो 2% कहाँ है, तो हमारा प्रतिशत वृद्धि कितनी प्रतिशत है, 2% है। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले पर, और यहां पर देख लो, यहां पर देख लो 40 वाट पहला बल्ब का दे दिया 40 वाट, दूसरा बल्ब का भी पावर दे दिया 60 वाट, और कह रहा है कि 220 वोल्ट के लाइन से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोध का अनुपात। अरे भैया एक बात तो तुम बिठा लो कि दोनों को अगर एक ही से जोड़ा गया है, इसका मतलब कि दोनों का वोल्टेज बराबर है। अब वोल्टेज जब बराबर होता है ना, तो हम समझ लेंगे कि इसको समांतर क्रम में जोड़ा गया। और समांतर क्रम में यदि कोई जोड़ी जाती है तो P जो होता है विद्युत क्रमानुपाती हो जाता है प्रतिरोध के, ये वाला चीज, जब ये वाला फॉर्मूला P बराबर V²/R। अगर वोल्टेज एक है तो P और R में ऐसा रिलेशन। तो हमको क्या चाहिए, यानी कि P1/P2 जो होगा वो R2/R1 के बराबर होगा। याद रखिएगा कब, जब समांतर में जुड़े हो, जब समांतर क्रम में जुड़े हो। तो देखो तो यहाँ पर प्रतिरोध का मान निकालना है, प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है। तो P1 कितना है, हमें R1/R2 चाहिए। हमें क्या चाहिए, R1/R2। अगर हमें चाहिए R1/R2, R1/R2 तो हई हो जाएगा P2/P1। P2 कितना है, P2 कितना बा 60, P1 कितना बा 40, 3/2, 3:2 है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी। आ जाओ नेक्स्ट सवाल में। 200 वाट का एक टेलीविजन है, 4 घंटे तक यूज किया जाता है, कितनी इकाई। तो इकाई, कितनी इकाई उठेगी, इसका मतलब क्या होता है भाई, वाट गुना समय अब बाटा में 1000। बस यही तो रूल है हमारा, यही तो तरीका है यूनिट निकालने का। वाट कितना बा 200 वाट गुना कितना घंटा तक, 4 घंटा तक, अब बाटा में 1000। 2 0 से 2 0 खत्म, 2 5 10, 4/5 भागा दो 0.8 यूनिट। कितना यूनिट बिजली उठेगा, 0.8 यूनिट। सिखाया गया क्लास में ना जी सर। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा आर को व्यक्त करता है। अरे भाई आर बराबर होता है रो इंटू L/A। खोज लो, कहीं भी खोज लो, कितना आसान है, रो इंटू L/A। P जैसा लग रहा है लेकिन है रो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, इतना आसान आसान सवाल को कितना हुआ बना के रखा था तुम लोग, बताओ। आ जाओ तुम लोगों को क्लास में कल बताते हैं। किसी तार का प्रतिरोध 5 ओम है। यहां पे देख लो थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा चालकता को चालकत्व कहेंगे, चालकत्व कहेंगे, है ना।